तो इतिहास जो लिखते हैं, रूसी में कहते हैं कि द पास्ट इज अनप्रिडिक्टेबल। वो मराठी में कैसे कहेंगे? द पास्ट इज अनप्रिडिक्टेबल। द पास्ट इज अनप्रिडिक्टेबल मतलब जो इतिहास है वो बदलता रहता है। जो एक जो शासन इतिहास लिखते हैं, जब दूसरा आते हैं वो इतिहास को बदल देते हैं। और हमें एक्चुअली भविष्य को तो बदलना है, इस ज़माने को बदलना है, लेकिन इतिहास को भी बदलना है। जो कहानियाँ हमें सिखाया गया है बहुत गलत है, और इस देश का इतिहास अभी लिखने को रह गया है। और आप लोग लिखेंगे, आप छात्र लोग लिखेंगे उसको। अगर जैसे अनिल जी ने बोला अभी एजुकेशन, शिक्षा के बारे में, वही हालत है हेल्थ में, वही हालत है ज़मीन के बारे में, या पानी या बिजली या जो भी चीज़ आप देखेंगे इस समय, जो ज़मीन को सबसे बड़े कॉरपोरेशंस को दे रहे हैं। और अगर आप इस समय का पूंजीवाद को देखिए तो उसमें जाति व्यवस्था इतना साफ है, क्योंकि बहुत यूनिवर्सिटीज़ में वो दलित स्टडीज़ करते हैं, लेकिन मैं कहती हूँ कि अगर आप बनिया स्टडीज़ करेंगे तो आपको मिलेगा कि हर बड़ा कॉरपोरेशन उसी जाति के हैं। रिलायंस, मित्तल, अडानी, सब मतलब जाति व्यवस्था और पूंजीवाद एक साथ मिलके एक बहुत भयंकर चीज़ बना हुआ है अभी। तो मैं आज का ज़माने के बारे में कम बोलूँगी क्योंकि आप लोग का समझ तो है, लेकिन मैं जैसे देखती हूँ कि 1989 के करीब हमारे देश में 2 ताला खोले थे, एक तो बाबरी मस्जिद का और एक बाज़ार का। और वो जो 2 ताले खोले गए उसमें 2 किस्म के जो फंडामेंटलिज्म है वो शुरू हो गए। एक तो हिंदू फंडामेंटलिज्म बाबरी मस्जिद को खोलने से, और बाज़ार को खोलने से एक तरह का मार्केट फंडामेंटलिज्म। और ये दोनों फंडामेंटलिज्म मिल के अपना एक तो बनाया मुस्लिम टेररिस्ट, दूसरा बनाया एंटी नेशनल्स। और इन दोनों किस्म का जो सोच है उससे या बीजेपी आया या कांग्रेस आया, दोनों एक तरह से इस देश को मिलिटराइज किया है। जैसे कश्मीर में या नॉर्थ ईस्ट में, नागालैंड में, मणिपुर में तो 1947 से ही मिलिटराइज हुआ है। अभी तो छत्तीसगढ़ में अभी क्या हुआ है कि आर्मी पुलिस जैसे बन गया, एडमिनिस्ट्रेटिव फोर्स बाहर, और छत्तीसगढ़ में पुलिस आर्मी बन गए। और बीच में अगर 1947 से अभी तक एक ऐसा दिन नहीं गया जब हमला नहीं हुआ है लोगों के ऊपर। नागालैंड, मणिपुर, मिज़ोरम, असम, पंजाब, कश्मीर, जहाँ पे भी देख लीजिए आप। और किन लोगों के ऊपर हुआ है ये हमला? क्रिश्चियंस, ट्राइबल्स, सिख्स, मुस्लिम्स, दलित्स। तो एक नस्ल में एक हिंदू नेशनलिस्ट स्टेट जो हमेशा हमला करते आए हैं दूसरे लोगों के ऊपर, माइनॉरिटीज़ के लोगों के ऊपर, यही है। जब बाबा साहब ने कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान को प्रेजेंट किया, तभी उन्होंने कहा कि इससे कुछ नहीं होगा जब तक समाज हमारे इंस्टीट्यूशंस को रिस्पेक्ट नहीं करेंगे। आज हर इंस्टीट्यूशन पर हमला है, यूनिवर्सिटीज़ पर है, बैंक्स पर है, कोर्ट पर है, इंटेलिजेंस एजेंसी। कौन सा डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन है जो बच के रहा है? एक भी नहीं। पूरा अटैक है, पूरा अटैक। कौन कह सकता है? अभी हम लोग सब चिल्ला सकते हैं कि हम संविधान बदलने नहीं देंगे। हाँ, अभी तो लिखत में तो बदला नहीं है, पर कौन कह सकता है कि आज this is a socialist and secular country? Who can say that? It is not. It is not a socialist and secular country. It is a corporate and Hindu country.
right now, and we have to change that back. So this is the battle for the present. I want to actually talk about the future, because भविष्य के बारे में बात करना चाहती हूँ। हाँ, क्योंकि ये हम लोग एक्चुअली जो हो रहा है, भविष्य एक जगह में जो आज है, भविष्य कोई दूसरा जगह में आ चुकी है, और हम लोग अपने छोटे जिंदगियों में बैठ के शिक्षा का ज़रूरत क्यों है? क्योंकि बाबा साहब जैसे वो दूर से आज से 50 साल आगे देख सकते हैं ना, इसीलिए हमें शिक्षा चाहिए। और आज से आप 50 साल आगे देखिए तो जो आने वाले दिन हैं, सॉरी मैं थोड़ा सा भयानक बातें रखूंगी, लेकिन हमको थोड़ा प्रिपेयर्ड होना चाहिए इस चीज़ का। जैसे शिक्षा हमको चाहिए, लेकिन शिक्षा के बाद क्या होगा? जैसे कुछ महीने पहले आपने एक खबर पढ़ी होगी, यूपी में एक प्यून, पुलिस डिपार्टमेंट का प्यून का नौकरी के लिए 90,000 लोगों ने अप्लाई किया था। 90,000 में से 4,000 PhD थे, 50,000 ग्रेजुएट्स थे और 28,000 पोस्ट ग्रेजुएट्स थे। तो मैं नौकरी की बात कर रही हूँ आगे आने वाले दिनों का, क्योंकि अभी एक नया व्यवस्था है पूंजीवाद से बहुत आगे, बहुत आगे, और उसका नाम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटाइजेशन। अब आने वाले 50 साल में इस धरती पे जो 70% नौकरियां हैं वो इंसान नहीं करेंगे। ह्यूमन बीइंग्स विल नॉट बी वर्किंग। ऑलरेडी वी नो जो ग्रोथ हुआ है, जो जीडीपी ग्रोथ हुआ है, जो बार बार कांग्रेस बीजेपी लड़ते रहते कि हमारे ज़माने में ज़्यादा ग्रोथ हुआ, लेकिन वो कौन सा ग्रोथ है? वो ग्रोथ किसका फ़ायदा में हुआ? It is what is called jobless growth, isn't it? आज रघुराम रामन ने एक इकोनॉमिक ग्रुप ने कहा कि अगर हमें अपना एम्प्लॉयमेंट फुल करना है तो हर साल 1,20,00,000 नौकरी चाहिए, लेकिन हर साल उतना तो घट रहे, बढ़ नहीं रहा है। तो एक तरह से अभी मैं पोलैंड में थी, पोलैंड में एक कंसंट्रेशन कैंप आउशविट्स, वहाँ गई थी। उसके बारे में हम लोग सब स्कूल में पढ़े थे, लेकिन जब आप उसको देखेंगे ना तब पता लगता है कि इंसान क्या क्या नहीं कर सकते। इतना बड़ा कमरा भर औरतों का बाल, बच्चों का शूज़, ऐसे कांड किया था उस समय। क्यों? सेकेंड वर्ल्ड वॉर क्यों हुआ था? इसीलिए हुआ था क्योंकि इंग्लैंड, फ्रांस, हॉलैंड, इन्होंने सब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को फीड करने के लिए कॉलोनी बनाया था इस तरफ अफ्रीका में और इंडिया में और बाकी जगह में। जर्मनी के पास कोई कॉलोनी नहीं था, तो हिटलर ने कहा कि हम पोलैंड, यूक्रेन, रशिया उस तरफ जाएंगे क्योंकि वह बहुत उपजाऊ ज़मीन है वहाँ पे। वहाँ से शुरू किया ये जो पूंजीवाद को फीड करने के लिए। अब क्लाइमेट चेंज पर आप आइए, लोग बहुत घबराया हुआ है क्योंकि अभी इन द लास्ट 40 years वी हैव लॉस्ट 60% ऑफ वर्टिब्रेट्स, मतलब मैमल्स, फिश, काउस, स्नेक्स, एम्फीबियंस, 60%। पानी नहीं है, डेजर्टिफिकेशन हो रहा है, फिर भी बड़े बांध बनाओ। डेजर्ट में आप चावल उगाओ, केरला में चावल खरीदो, बिल्डिंग मॉल बनाओ। ऐसा हम लोग को सोचना चाहिए अब आगे हम अपने आप को इस हमले से कैसे बचाएंगे,
क्योंकि हमला, ये सारा सर्वेलेंस, ये सारा आधार कार्ड, ये सारा एजुकेशन से निकालना, ये सब एक तैयारी है। उनको पहले से पता है कि पॉपुलेशन बहुत कंट्रोल करना पड़ेगा हमें। मिलिटराइजेशन अभी से तैयार है। ये आज न्यूज़पेपर आप पढ़िए या टीवी देखिए, आज सरकार ने क्या किया है। एक बहुत भयानक लॉ पास किया है कि 10 गवर्नमेंट एजेंसीज, इंटेलिजेंस, NSA, नारकोटिक्स, 10 इंटेलिजेंस एजेंसीज कभी भी किसी का कंप्यूटर जब्त कर सकते हैं, किसी का फ़ोन ले सकते हैं, किसी का डेटा ले जा सकते हैं। मतलब ये पूरी तरह से एक पूरा समाज को कंट्रोल करना है। और जब ऐसे होगा तो पुराना जो अन्याय हैं वो वापस आएंगे। जो 50 साल में थोड़ा बहुत तरक्की हुआ है, थोड़ा बहुत रिजर्वेशन के वजह से दलित और बहुजन लोगों, आदिवासी बच्चों को स्कूल में, कॉलेज में जगह मिला है, वो मार्केट का ताला खोलने से उनको सब अभी धकेलने का प्रोसेस हुआ है। डर गए वो लोग कि मायावती आए, लालू आए, पूरा पॉलिटिक्स में दलित बहुजन लोग आए, तो पॉलिटिक्स को पूरा खाली करने के लिए उन्होंने प्राइवेटाइजेशन शुरू किया। तो अभी जो पावर पॉलिटिकल पार्टीज के हाथ में थे, जो दलित बहुजन के हाथ में आ रहे थे, अब वो सीधा अंबानी अडानी के हाथ में चले गए। तो हमें ये सारी चीज़ें जो पॉलिटिक्स है अभी बहुत इंटरडिसिप्लिनरी तरीके से देखना पड़ेगा। हमको एक कुएं में बैठ के सिर्फ एक तरफ का सोच करने से हम हार जाएंगे। जैसे मैं औरत हूँ, जब मैंने शुरू किया लिखना, बहुत सारे ब्राह्मण आदमी खड़े हो गए मुझे लेक्चर देने के लिए कि आप इस विषय में लिख सकते हैं, इस विषय में नहीं लिख सकते हैं, अपना औकात में रहिए, आप नॉवलिस्ट हैं, आप बांध के बारे में क्यों लिख रहे हैं, या इसके बारे में, उसके बारे में, प्राइवेटाइजेशन के बारे में। हम सबको अपना औकात में नहीं रहना चाहिए, हमें सब कुछ के बारे में लिखना है। ये कोई ज़रूरत नहीं है, अगर आप दलित हैं तो क्या हुआ, आप क्लाइमेट चेंज पर लिखिए, आप कंप्यूटर्स पर लिखिए, आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर लिखिए और समझिए, क्योंकि ये सब हमारे ज़िंदगी पर जो हमला होगा और अगले 30 साल में होगा। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि भविष्य जो आने वाला है बहुत खतरनाक होगा और तैयारियां हो रही है कि हमें कैसे कंट्रोल किया जाएगा, और हमें वो कंट्रोल को अपनाना नहीं चाहिए, हमें कंट्रोल को तोड़ना है, और तोड़ने के लिए हमें समझना है कि क्या क्या हो रहा है। जिंदाबाद, जय भीम।